हेलो एवरीवन। 13 और 14 जुलाई के न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 5 बड़े टॉपिक्स हैं और कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं। तो जो बड़े टॉपिक्स हैं उसका एक बार देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आज पढ़ा जाएगा। उसमें पहला है, उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद पर चिंता जताई। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर हो या फिर आपका सोसाइटी हो या फिर एथिक्स हो, हर सब्जेक्ट में इसका यूज होगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे इसमें इंफॉर्मेशन विश्लेषण आपको बताएंगे। दूसरा है, भारत और बहुध्रुवीय विश्व। मल्टीपोलैरिटी शब्द बार बार न्यूज़पेपर में आता है और भारत भी मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, पारंपरिक चिकित्सा के साथ एआई का एकीकरण। देखिए, जो हेल्थ है ये आपका जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में आता है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आपको विश्लेषण मिलेगा और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फैक्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र। तो ये जो आपका टॉपिक है एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लास्ट बड़ा टॉपिक है, एफजीडी सिस्टम मानदंडों में आसानी। तो ये भी जो टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके भी फैक्ट्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा 6-7 आपको संक्षिप्त सुर्खियां हैं, उसको संक्षिप्त रूप में देखेंगे और कुछ 1-2 टॉपिक आपके सुर्खियों में रहे स्थल, उसको भी देखेंगे। और एक चीज़ और कि काफ़ी बच्चों का जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ वहाँ पे वो बोलते हैं कि सर स्क्रीन से हट जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो पीडीएफ है, जो न्यूज़ टुडे का पीडीएफ आता है, वो पीडीएफ आपके लिंक में होता है। वहाँ से जो कमेंट, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ तक कि पहला कमेंट जो होता है वहाँ लिंक होता है, लिंक पे क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, फिर पढ़िए और ये विश्लेषण देखिए। चलिए अब हम लोग आज के पहले मेजर टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है, उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद पर चिंता जताई। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो डिजिटल उपनिवेशवाद है वो एक नई चुनौती है विभिन्न देशों के संप्रभुता को लेके, खासकर जो विकासशील देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे भारत है। तो ये समझना है आपको कि जो पहले साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद था, उसके लिए अगर किसी देश, जो मजबूत देश है, उसको अपना साम्राज्य फैलाना है तो अपना सेना भेजना पड़ता था और सेना वहाँ अटैक करता था, उस कमज़ोर देश की सेना को पराजित करता था और फिर उसका प्रभुत्व वहाँ हो जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदल गई, वो साम्राज्यवाद धीरे धीरे समाप्त हुआ, लेकिन एक नया डर आ गया नव उपनिवेशवाद का, जिसका पंडित नेहरू हमेशा कहा करते थे कि नव उपनिवेशवाद एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद है। तो इसमें क्या था कि जो विभिन्न जो देश हैं, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो उत्तरी देश हैं, चाहे वो यूरोप के हों या फिर अमेरिका के हों, वो सेना तो नहीं भेजेगी लेकिन अपने विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, जैसे यूनाइटेड नेशन है, जैसे IMF है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WTO है, तो इन सब के माध्यम से यह जो अविकासशील और अविकसित देश हैं वहाँ नव उपनिवेशवाद स्थापित करने का प्रयास कर सकता है और ये आगे देखा भी गया। तो इसीलिए काफ़ी विकासशील देश और अविकसित देशों ने इसका प्रतिरोध किया, विभिन्न कदम उठाए, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अब इन इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत नहीं है। अब डिजिटल माध्यम से ये जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश, इनके पास एक से एक बड़े टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल, अमेरिका के पास गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, जिसका फेसबुक है। इन सब माध्यम से आपके देश में उपनिवेशवाद स्थापित कर सकते हैं, जिसका नाम है डिजिटल उपनिवेशवाद। तो उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि किसी देश की संप्रभुता सैन्य आक्रमण से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से कमजोर और समाप्त होगी। ये आगे हम लोग विश्लेषण देखेंगे कि किस प्रकार से समाप्त होगी। उपराष्ट्रपति जी ने आगे चेतावनी भी दी है कि आज राष्ट्र एक नए प्रकार के औपनिवेशीकरण का सामना कर रहा है। ये औपनिवेशीकरण सेना के माध्यम से नहीं
बल्कि एल्गोरिदम द्वारा, एल्गोरिदम के माध्यम से किया जा रहा है। डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में इससे चिंताएं बढ़ गई है। अब समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या है। जैसे आप अगर फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हो तो आखिर पीछे कुछ एल्गोरिदम काम करता है जिसके कारण नेक्स्ट वीडियो उसी प्रकार का आता है। तो अब जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, तो पीछे एल्गोरिदम बनाने वाली पूरी एक बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उसमें हाईली पेड जॉब पे बड़े दिमाग के तेज लोग हैं जो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, आपको आकर्षित करते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना शुरू कर देते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति, जिस कंपनी, जिस देश का इस एल्गोरिदम पे कमांड है, वो उस जो सामने जो व्यक्ति देख रहा है उस वीडियो को, उस पर कंट्रोल कर सकता है। और जब एक ही प्रकार की वीडियो आप पे बार बार थोप दिए जाएं, बार बार दिखाए जाएं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश हो सकता है, जिसको यहाँ पे वो शब्द नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, उसको इको चैम्बर कहते हैं। इको चैम्बर, आप एक प्रकार के पूरे एक चैम्बर में बैठ जाते हो, आपको लगता है यही दुनिया सही दुनिया है, क्योंकि आपने एक ही प्रकार का वीडियो बार बार देखा है। तो डिजिटल उपनिवेशवाद, इसमें इसका परिभाषा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये बता दूं, मैं ये बताना भूल गया कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक है। ये आपको आईआर में भी काम आएगा, जीएस पेपर 2 में, ये आपको सोसाइटी में भी काम आएगा, जीएस पेपर 1 में, यहाँ तक कि आपका इकोनॉमी में भी काम आएगा और एथिक्स में भी काम आएगा। इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो कीवर्ड्स हैं, आप एस्से में भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने इको चैम्बर लिखवाया, तो उसको आपको ध्यान मतलब अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। तो डिजिटल उपनिवेशवाद क्या है? तो यह विकसित देश या उसकी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती है और लाभ कमाती है। यह मुख्य रूप से विकासशील देश ग्लोबल साउथ में है। मैंने पहले ही आपको ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ की अवधारणा बताई है। तो ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा डर है कि न उपनिवेशवाद का शिकार ना हो जाए, डिजिटल उपनिवेशवाद का शिकार ना हो जाए। जैसे मैंने कहा कि गूगल, अमेजन, चाहे वो मेटा कंपनी हो, सब आपका बहुत ज़्यादा डेटा, ग्लोबल साउथ का बहुत ज़्यादा डेटा लेती है और उसका मिसयूज करने का चांस बढ़ जाता है। ग्लोबल नॉर्थ को ये कैसे लाभ पहुंचा रहा है? ये जो आपका जो डेटा लिया जा रहा है, उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से डेटा ले रहे हैं, तो कैसे लाभ पहुंचा रहा है? तो आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं, सर्च इंजन में क्या सर्च कर रहे हैं, किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, सारा वो विश्लेषण कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब देखिए जो अमेजन है उसके पास सारा डेटा है। वो उसने विश्लेषण कर लिया कि भारत के बिहार राज्य के लोग किस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, कितना कॉस्ट में खरीदना पसंद करते हैं, और ये भारत में कोई अगर स्टार्टअप खुलता है उसके पास ये डेटा नहीं है। तो अपने आप जो अमेरिकी कंपनी है, अपने आप जो ये बिग टेक कंपनियां हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो इससे प्रतिस्पर्धा में जो ग्लोबल साउथ की कंपनियां हैं अपने आप लॉस में रहेंगी, क्योंकि उनके पास डेटा है नहीं। यही नहीं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कंपनियां बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। हर जगह एआई आ चुका है। उसके कारण जो बड़े स्तर पे एआई को सफल होने के लिए बड़े स्तर पे डेटा की आवश्यकता होती है, और वो डेटा बैंक भारत जैसे विकासशील देश से आसानी से उसको मिल जाएगा, और उसका बिग डेटा एनालिसिस करके, एआई का उपयोग करके वो लाभ कमा सकते हैं। इससे जो ग्लोबल नॉर्थ की उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो ग्लोबल साउथ जो भारत जैसे देश हैं, अपने आप उसकी कंपनियां की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम रहेगी, क्योंकि वो एआई का उस रूप में यूज नहीं कर पा रहा है। यही नहीं, जो आपका डेटा बड़े स्तर पे ये कंपनियां ले रही हैं, ये देश ले रहे हैं, वो आज बोला जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जो एक टाइम पे जिसके पास तेल है, पेट्रोलियम तेल है, वो धनाढ्य हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा। अब वो बोला जाता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, मतलब जिसके पास डेटा है वो सबसे आगे है, सबसे अमीर है। तो उस डेटा का मुद्रीकरण, डेटा मोनेटाइजेशन होने का
खतरा बढ़ गया है, डेटा आपका है लेकिन उसको ये बिग टेक कंपनियां बेच सकती हैं, लाभ कमा सकती हैं और कमा भी रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनको मुनाफा और आपको लॉस होगा। अब इससे संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं? जो डिजिटल उपनिवेशवाद है, तो डिजिटल संप्रभुता समाप्त होने का चांस बढ़ जाता है। ये जो विकसित देश हैं और बिग टेक कंपनी हैं, वो अपने हिसाब से नियम तय करती हैं। अगर कोई विकासशील देश या अविकसित देश नियम बनाने का प्रयास करता है तो उसका ये विरोध करती हैं, क्योंकि उनको लाभ इसमें नहीं होगा। जैसे कि भारत ने आईटी नियम में 2021 में एक क्लॉज डाला, ट्रेसिबिलिटी क्लॉज। इसका व्हाट्सएप ने बड़ा विरोध किया और कहा कि ये निजी डेटा का, लोगों के निजता का उल्लंघन होगा और मैं ये ट्रेसिबिलिटी क्लॉज को नहीं मानूंगा। अब बोला कि यहाँ अगर आप मुझे जबरदस्ती थोपते हैं ये ट्रेसिबिलिटी क्लॉज तो मैं भारत छोड़ के चला जाऊंगा। ये एक विकासशील देश के लिए बड़ा खतरा हो जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी बोलती है कि मैं आपका देश छोड़ के चला जाऊंगा। इसका ओवरऑल निवेश में, भारत जैसे देश में निवेश में बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जरा समझिए कि ट्रेसिबिलिटी क्लॉज क्या है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आप फॉरवर्ड करते हो, फिर आगे कोई और फॉरवर्ड करता है, तो भारत ने एक क्लॉज लगाया कि जो फेक न्यूज है तो ये पता चले कि कौन उस फेक न्यूज को बना रहा है, पहला सोर्स क्या है, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। तभी उस पर अगर फेक न्यूज के कारण कुछ अगर सांप्रदायिक दंगा हो गया या फिर कुछ ऐसा हिंसा भड़क गया या बहुत बड़ा गलत न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता तय की जा सकती है। जैसे अगर मेरे पास कोई न्यूज आया, उसको मैंने फॉरवर्ड किया, तो मैं तो सीधे बोल दूंगा कि मैंने फॉरवर्ड किया है, मैंने ये न्यूज़ नहीं बनाया है। तो ट्रेसिबिलिटी क्लॉज से ये मालूम चल जाएगा कि इस डेटा का उत्पादक कौन है, ये मैसेज को कौन बनाया है और कौन पहला बार इसको कहीं भेजा है। इसका व्हाट्सएप ने बहुत विरोध किया, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके अलावा जो विकसित देश है वो अपना दृष्टिकोण सही दिखाने का प्रयास करती है। वो क्या करेगी, जैसे उसका जो कल्चर है विकसित देशों का, जो पश्चिमी कल्चर है, उसको सही ठहराने का प्रयास करती है। और बार बार इस तरह के डेटा आप कंज्यूम करते हो तो आपके अपने देश का कल्चर आपको पसंद नहीं आएगा और धीरे धीरे वो जो कल्चर है, वो भाषा है, वो जो संस्कृति, पहनावा या खान पान, सब कुछ दरकिनार हो जाएगा, किनारे चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ा डर है कि जो स्थानीय संस्कृति है वो हाशिए पर डाल दिया जाएगा। यही नहीं, ये कंपनियां बिना सहमति के या बिना सूचित सहमति के, बहुत बार क्या होता है कि आपको देता है कि भाई क्या आप ये एक्सेप्ट करते हो, और आप उतना मतलब डिजिटली साक्षर नहीं हो तो आप सीधे ओके पे क्लिक कर देते हो। तो वो तो कहेंगे कि भाई आपकी सहमति हम ले रहे हैं, लेकिन वो सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है। तो इस कारण से उनका उपयोगकर्ता का विशाल डेटा उनके पास हो जाता है और भविष्य में ये आपकी निगरानी कर सकता है। आपका 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करके आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, कौन सा चीज़ पसंद करते हैं, आपको कौन सी बीमारी है, सब डेटा जो आपका निजी इन्फॉर्मेशन है, सब निजी इन्फॉर्मेशन ये इनके पास होगा। जो आपके जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी केस के बाद निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया, उसके खिलाफ जाता है। तो ये भी निगरानी पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। तो इसके आखिर भारत जैसा देश, विकासशील देश क्या करे, इस डेटा उपनिवेशवाद को काउंटर करने के लिए क्या करे? तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो डिजिटल संप्रभुता है उसको मजबूत कीजिए। डिजिटल संप्रभुता, जैसे आपका यहाँ डेटा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा जाता है, जैसे सोशल मीडिया है। आपके देश में भी ऐसा सोशल मीडिया खुद बने, या फिर जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं आप अपने देश में बनाते हैं, तो वो डेटा आपके देश में रह जाएगा। तो जो डेटा है अगर आपके देश में ही उसका भंडारण और प्रसंस्करण हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, तो डेटा संप्रभुता के पक्ष में जाता है। जैसे भारत ने ONDC बनाया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और इंडिया स्टैक जैसे आधार हुआ, UPI हुआ, सब डेटा आपके देश में इस माध्यम से रह रहा है। डेटा
स्थानीयकरण को लागू करना बड़ा जरूरी है कि आपके देश का डेटा है, आप ही के देश में वो भंडारित हो। आप सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं फेसबुक, और आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ भंडारित हो रहा है, अमेरिका में। बड़ा भविष्य में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत ने डेटा प्रसार पर ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर नहीं किया। जो G20 का मीटिंग हुआ था 2019 में जापान में ओसाका में, उसमें बोला गया कि जो डेटा प्रसार है उसको थोड़ा लिबरल बनाया जाना चाहिए। भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि जितना वो लिबरल बनेगा उतना भारत के लिए, विकासशील देशों के लिए नकारात्मक होगा। यही नहीं, भारत ने कानून भी पारित किया, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, माफ कीजिएगा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पारित किया गया। तो इससे जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए काफ़ी इसमें प्रावधान है। इसके अलावा भारत ने रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें खुद के देश में उस उत्पादन को बढ़ावा दिया है, ताकि जो बहुत सेंसिटिव डेटा है आपके रक्षा के डिफेंस के संबंध में, आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में, वो अपने देश में रहे, डेटा चोरी ना हो। तो इसके लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है चिप्स टू स्टार्टअप, C2S कार्यक्रम शुरू किया गया कि चिप्स आपके देश में ही बने। इसके अलावा नीति को अपडेट करने पे भी भारत बार बार प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास की 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे बोला गया कि जो विभिन्न देशों में डेटा का प्रवाह प्रसार होता है उसमें अपनी नीति को समय समय पे अपडेट करना चाहिए। भारत वो भी प्रयास कर रहा है। तो आपके याद रखिए कि मेंस में पिछले 10 साल में ये देखा गया है कि जो डिजिटल मीडिया, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समाज पे, देश पे, आपके व्यापार पे, सारे डायमेंशन अब जगह जगह पूछे जा रहे हैं। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इवन इससे हर जगह ये इम्पॉर्टेंट है। इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और बहुध्रुवीय विश्व। अभी आपको पता होगा कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी सिंगापुर के विदेश मंत्री से मिले, और वहीं पे सिंगापुर के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का जो नेतृत्वकारी भूमिका है दुनिया को बहुध्रुवीयता रूप में ढालने का, वो बड़ा प्रशंसनीय है। तो इन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विश्व के बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ भारत की वैश्विक भूमिका में भी वृद्धि हो रही है। बहुध्रुवीयता क्या है? आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में मान लीजिए आपके यहाँ एक गांव है, आपका गांव है जहाँ 200 घर हैं। उस 200 घर में एक घर के, और सारे लगभग लोग गरीब हैं या फिर मध्यम वर्ग के हैं, और एक घर बहुत मजबूत है जिसके पास 1000 बीघा ज़मीन है, बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास बाहुबल है, 100 लोग वो रखता है अपने बॉडीगार्ड के रूप में। तो उसका मनमाना पर उस गांव पे चलेगा, और ऐसा पहले देखा जाता था, खासकर जमींदार का परिवार। तो सारे लोग का एक साथ शोषण एक व्यक्ति एक घर करता था। आपके वही अगर उस गांव में 2 ऐसे शक्तिशाली घर उभर के आ जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वो गांव द्विध्रुवीयता में चली जाती है, 2 भाग में बच जाती है, कुछ लोग इसके साथ कुछ लोग इसके साथ। और जब आपसी प्रतिद्वंदिता होती है उसमें हिंसा भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो समझिए कि उस 200 घर में 10-15 घर मजबूत हो जाएं तो उस गांव में एक बैलेंस हो जाएगा, किसी का मनमानापन नहीं होगा, और इस प्रकार से 2 भाग में 3 भाग में पूरा गांव पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली बचेगा नहीं। तो इसमें सभी जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका शोषण इतना व्यापक स्तर पे कोई एक व्यक्ति एक परिवार नहीं कर पाएगा। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया बहुध्रुवीयता की स्थिति में थे, बहुत सारे देश बड़े मजबूत थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ
कि दुनिया द्विध्रुवीयता में आ गई, बाइपोलर वर्ल्ड बन गई, जिसमें एक का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और एक का नेतृत्व यूएसएसआर सोवियत रूस कर रहा था। आपको याद होगा शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पूरी दुनिया दो भाग में बट गई, खूब जगह युद्ध लड़े गए। वो दोनों देश आपस में तो नहीं लड़े, लेकिन प्रॉक्सी वॉर बहुत किए। लेकिन 1991 के जो यूएसएसआर के विघटन के बाद ये दुनिया एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया, जिसमें अमेरिका का कॉन्सेप्ट आया, पैक्स अमेरिकाना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पैक्स अमेरिकाना मतलब अमेरिका ही हीरो है और अमेरिका का आप या तो अमेरिका के पक्ष में हैं, अगर खिलाफ हैं तो आप वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हैं, फिर अमेरिका आपके साथ युद्ध करेगा। पैक्स अमेरिकाना, ये एक ध्रुवीय दुनिया बड़ा खतरनाक माना जाता है, लेकिन भारत हमेशा बहुध्रुवीय दुनिया को पसंद करता है, हमेशा समर्थन करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं जिसका बाद में चर्चा होगा, कि भारत बहुध्रुवीय एशिया का भी समर्थक है और बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थक है। एशिया भी बहुध्रुवीय पसंद करता है और दुनिया विश्व स्तर पर भी बहुध्रुवीयता पसंद करता है। तो बहुध्रुवीयता के साथ क्या होता है कि कई शक्तिशाली देश या समूह बन जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये द्विध्रुवीयता और एक ध्रुवीयता के बिल्कुल अलग है। एक बहुध्रुवीय विश्व में अलग अलग क्षेत्र और देशों के अपने हित, मूल्य और एजेंडा होते हैं तथा वे विविध मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब बहुध्रुवीयता होगा दुनिया में, बहुत सारे जैसे गुट अगर मजबूत हो जाएंगे तो किसी एक गुट का मनमानापन नहीं चलेगा। अमेरिका कहीं अटैक करना चाहे तो दूसरा गुट खड़ा हो जाएगा, 3 गुट एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो जो मैंने गांव का एग्जांपल दिया उससे आप समझ सकते हैं। तो जब बहुध्रुवीयता होती है, तो जब 5, 6, 7, 8 ऐसे गुट या फिर देश मजबूत हो जाते हैं, तो जो विकासशील और अविकसित देश हैं उनके पास ऑप्शन होता है विभिन्न देशों से लाभ उठाने का, है ना। तो इसीलिए बहुध्रुवीयता को भारत बड़ा समर्थन देता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अब देखिए धीरे धीरे उदय हो रहा है। 1991 के यूएसएसआर के विघटन के बाद जो बाइपोलर वर्ल्ड समाप्त हुआ, यूनिपोलर शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ चीन का उदय हुआ तो एक नया ध्रुव बनना शुरू हो गया। यही नहीं, यूरोपीय यूनियन का उदय होना शुरू हुआ। तो शक्ति का जो एक जगह अमेरिका के पास था, अब धीरे धीरे वो बंटना चालू हुआ और भारत और भी विकासशील देश धीरे धीरे उठना शुरू हुए, तो छोटे से एक ध्रुव बनाना शुरू हुआ। तो जो वर्तमान वैश्विक प्रणाली है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बाइपोलर वर्ल्ड बना था उससे आगे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आई थी, जैसे यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, जहां पे देखा गया कि पश्चिमी दुनिया के देश का वर्चस्व है और विकासशील और विकसित देश पे थोपता है अपने दृष्टिकोण को। वो अब विकासशील देश इससे दूर हटना चाह रहा है और अल्टरनेटिव बनाना चाह रहा है, जो आपको देखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का एक विकल्प के रूप में उभरना शुरू हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो विकल्प बनना शुरू हुआ है। बहुपक्षीय मंच का उदय हुआ है। पहले सुरक्षा के संबंध में 2 मंच थे, एक नेटो जो अमेरिका के नेतृत्व में था, दूसरा वार्सा पैक्ट यूएसएसआर के नेतृत्व में था। लेकिन वार्सा पैक्ट तो समाप्त हो गया यूएसएसआर के विघटन के साथ ही, नेटो आज भी है। लेकिन अब देखिएगा कि ब्रिक्स प्लस जैसी संस्था, क्वाड जैसी संस्था, संघाई सहयोग संगठन, SCO जैसा संगठन जो संस्था है उभरना शुरू हुआ है, जो बहुपक्षीयता का समर्थन करता है। तो भारत इसमें सभी का सदस्य है। तो देखा जा रहा है कि भारत बहुपक्षीय धीरे धीरे बन रहा है, विभिन्न पक्ष के साथ एक साथ संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। भारत किस प्रकार से संतुलन स्थापित कर रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले गुट निरपेक्षता का भारत समर्थन करता था, लेकिन अब बहुपक्षीयता का समर्थन करता है। जैसे पश्चिमी समूह है क्वाड, जिसमें USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, जो पश्चिमी देश माने जाते हैं, उसमें भारत भी शामिल है।
फिर यूरेशियन समूह है एससीओ, जहाँ पे सबसे प्रमुख देश चीन है, फिर रूस है, उसमें भारत भी शामिल है। तो ये भारत इसमें एक साथ काम कर रहा है, इसलिए भारत को बोला जाता है कि टाइट रोप पे वॉक कर रहा है भारत, बड़ा अच्छा संतुलन बना के चल रहा है। भारत जो छोटे समूह हैं जिसको मिनी लिटरल कहते हैं, इसमें भी भारत की भागीदारी बड़ी है। वो छोटे समूह जैसे क्वाड हो गया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम हो गया, I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और आपका यूएई। तो I2U2 इस तरह के संस्थाओं में भारत, जो छोटे मोटे संस्थान हैं, बहुत सारे देश नहीं हैं, या फिर आपका भारत के दक्षिण मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन IORA, तो इस तरह के संस्थाओं को भी भारत इसमें शामिल है और अच्छा से सहयोग कर रहा है। भारत बहु ध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है और साथ में बहु ध्रुवीय एशिया इसके केंद्र में है। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ डिस्कस करना। चीन भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी देश है, भारत का पड़ोसी है, तो हमेशा एक भारत को खतरा बना रहता है चाइना से। चाइना भी बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन चाइना भी करता है, लेकिन उसकी नीतियां एशिया के संबंध में यूनिपोलर है। चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का तो समर्थन करता है, लेकिन एशिया के संदर्भ में चाहता है कि एक यूनिपोलर, मतलब चाइना केंद्रित ही सारे देश हों, सारी नीतियां हों, चाइना ही इसमें सर्वोच्च हो। लेकिन भारत एशिया के संदर्भ में भी मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है और वैश्विक संदर्भ में भी मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। अब है कि भाई बहुध्रुवीयता बनाए रखने में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारत किस प्रकार से, भले ही वो टाइट रोप पे वॉक कर रहा है, अभी तक बैलेंस बना के चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। खासकर जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो फिर से कोल्ड वॉर का एक देखा गया परछाई आ चुका है, जहाँ पे यूएसए के नेतृत्व में पश्चिमी देश की दुनिया है, जो देश हैं एक साथ आ गए और रूस और चाइना एक तरफ हो गए, बाईपोलर बन गया। और वहाँ भारत पे लगातार दबाव था कि रूस का तेल मत खरीदिए, रूस के साथ S-400 का डील मत कीजिए और रूस से अलग हटिए, आप पश्चिम का सपोर्ट कीजिए। तो वहाँ पे भारत जैसे देश जो बीच में बैलेंस बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौती उत्पन्न होता है। यही नहीं, और इससे भू राजनीतिक स्पेस, क्या शब्द है, बहुत शानदार शब्द है, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। भू राजनीतिक स्पेस भारत के लिए कम हो जाता है कि आसानी से मैनूवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष का बहुत ज़्यादा भारत पे दबाव है। यही नहीं, जो मैंने कहा कि पक्ष चुनने का राजनीतिक दबाव है, जैसे भारत क्वाड का भी, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसका भी सदस्य है, उधर रूस एससीओ और ब्रिक्स का सदस्य है। और ये निरंतर भारत के लिए कठिन होता जा रहा है कि रूस वाला जो है, चीन वाला जो ग्रुप है उस तरफ ज़्यादा झुके या पश्चिम दुनिया वाला जो ग्रुप है उस तरफ ज़्यादा झुके। अभी जैसे आपको पता है कि ब्रिक्स का मीटिंग हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दिया कि जी जो ब्रिक्स की तरफ भारत का झुकाव है ये उन्हें पसंद नहीं है, पश्चिम दुनिया के देशों को पसंद नहीं है। खासकर ब्रिक्स में जो डॉलर को पूरे जो व्यापार में डॉलर को हटाने का जो प्रावधान किया गया वो अमेरिका को पसंद नहीं आया, जिस कारण से भारत को चेतावनी भी दिया है। उसके अलावा रूस एक बहुत बड़ा भारत का सपोर्टर देश रहा है, लेकिन रणनीतिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और रूस का झुकाव चीन के तरफ पूरी तरीके से है। तो अगर आप रूस पे ज़्यादा निर्भर हुए और रूस चीन पे पूरी तरीके से निर्भर है तो एक तरह से आप चीन के खेमे में हैं और चीन उसका बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। तो भारत पे एक बहुत बड़ा ये संतुलन बनाने में बड़ा दिक्कत आ गया है, क्योंकि रूस रणनीतिक रूप से कमज़ोर हुआ है, पश्चिम दुनिया के देशों से कट गया है, बहुत सारे उस पर बैन लगे हैं। तो ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर के पॉइंट, ये आईआर में पूरा पूछेगा, इस तरह के विश्लेषणात्मक प्रश्न आईआर में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है पारंपरिक चिकित्सा के साथ एआई का एकीकरण। अब ये जो टॉपिक है
ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि WHO ने अभी जो भारत की आयुष प्रणाली है उसमें AI के उपयोग में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका है, उसको समर्थन किया है, स्वीकार किया है। भारत जो पारंपरिक चिकित्सा है जिसको आयुष प्रणाली कहा जाता है, उस आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सेवा रिगपा और होम्योपैथी आता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत AI यूज कर रहा है, आगे देखेंगे किस प्रकार से कर रहा है। उसको WHO बड़ा पसंद किया है, समर्थन दिया है। ये WHO का एक रिपोर्ट आया, उसमें लिखा हुआ था, रिपोर्ट का नाम है पारंपरिक चिकित्सा में AI के अनुप्रयोग का मानचित्रण। और ये रिपोर्ट किस पहल के साथ आया है? तो ये रिपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन AI फॉर हेल्थ GIAI4H के अंतर्गत तैयार की गई है। ये जो पहल है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, ये किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं नहीं पूछेगा आपसे। इसमें WHO शामिल है, ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, और विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, ये तीनों संयुक्त रूप से ये आपका GIAI4H शुरू किया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस AI का उपयोग भारत किस प्रकार से करना चाहता है पारंपरिक चिकित्सा में? तो स्मार्ट निदान के द्वारा करना चाहता है। जो पारंपरिक चिकित्सा में आपका जीव देखा जाएगा, हाथ की नड़ी देखी जाएगी, बॉडी का नेचर देखा जाएगा, इन सब चीज़ों को AI से, मशीन लर्निंग से जोड़ने का भारत प्रयास कर रहा है, ताकि पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार डायग्नोसिस हो सके। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को आपके पारंपरिक तकनीक जो है, नाड़ी परीक्षण, जीव विश्लेषण, प्रकृति विश्लेषण, इनके साथ जोड़ने का भारत उपयोग कर रहा है। साथ में आयुर्वेद को जीनोमिक्स के साथ, जिसको आयुर्जीनोमिक्स कहा जाता है, आयुर्वेद आपको पता है, और जीनोमिक्स का मतलब DNA, हर व्यक्ति का जीन होता है, DNA होता है, उस DNA का विश्लेषण किया जाएगा और उस DNA का विश्लेषण को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाएगा। तो डायग्नोसिस के साथ जो आपको जो भी रोग आया है, जो भी दिक्कतें हैं, आयुर्वेद से समाधान बताया जाएगा। तो जो भी रोग जोखिम संकेतक की पहचान की जाएगी और आयुर्वेद संरचना के आधार पर सलाह दिया जाएगा। यही नहीं, औषधि क्रिया मार्ग की पहचान, जिसमें जो रस है, गुण है या वीर परीक्षण जैसी आयुर्वेदिक अवधारणा, उसको विभिन्न प्रकार के सेंसर्स से जोड़ा जाएगा, रासायनिक सेंसर से जोड़ा जाएगा, ताकि आपके बॉडी का विभिन्न प्रकार के इनपुट डेटा को लिया जा सके और AI के हेल्प से ये पता लगाया जा सके कि कौन सी बीमारी है और इसका समाधान आयुष के द्वारा कैसे होगी। लेकिन चुनौती है, इसमें कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है बायोपायरेसी का खतरा बना रहता है। अगर AI का यूज होगा तो इसके डेटा को कोई मिसयूज कर सकता है, वो बिना अनुमति के लाभ कमा सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, आपके निजी डेटा को दुरुपयोग कर सकता है। साथ में जो भारत में डिजिटल अंतराल है, डिजिटल डिवाइड है, जिस वर्ग को सबसे ज़्यादा आयुष प्रणाली का हेल्प चाहिए, क्योंकि आयुष प्रणाली सस्ता होता है, वो वर्ग डिजिटल साक्षर नहीं है, जिस कारण से उनका AI तक पहुंच नहीं है, तो इसका फ़ायदा बड़ा सीमित हो जाएगा। यही नहीं, गुणवत्तापूर्ण डेटा की कमी। पहले ये समझिए कि AI अच्छा से काम करने के लिए बड़े स्तर पे डेटा सेट की आवश्यकता है और उसी डेटा का बिग डेटा एनालिसिस करके AI, कोई भी कार्यप्रणाली AI का चलता है। अब जो एलोपैथी के संदर्भ में बड़े स्तर पे परीक्षण होता है, पहले जानवरों पे होता है, फिर इंसानों पे होता है, और इसीलिए बहुत बड़ा डेटा सेट मिलता है। वो उस परीक्षण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बिग डेटा एनालिसिस करके एक निकाल दिया जाता है कि भाई इस दवा का उपयोग करो तो ये बीमारी दूर होगा। लेकिन पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संदर्भ में ऐसा गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो AI से जोड़ने में एक बहुत बड़ा यहाँ पे चुनौती है। इसके अलावा जो स्थानीयकरण बनाम जो एकीकरण का जो विवाद है कि AI उपकरण का स्थानीय
जो प्रकृति है उसके अनुसार कैसे ढाला जाए, क्योंकि वैश्विक लेवल पे जो भारत में तो एआई सही से डेवलप नहीं हो पाया, ये वैश्विक बिग टेक कंपनियां हैं उन्होंने डेवलप किया है, उसका यहाँ यूज करेंगे तो स्थानीयकरण या फिर एकीकरण, इसका संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। क्या भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के संदर्भ में कुछ पहल की है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक निष्कर्ष भी है कि किस प्रकार से इसका लाभ उठाया जा सके, तो मेंस में इसको जरूर यूज कीजिएगा। WHO एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके पास विभिन्न प्रकार के तकनीक भी हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में, तो इसके जो फ्रंटियर तकनीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, उसको विभिन्न जो पारंपरिक चिकित्सा है उसके अनुकूल डेवलप करने की आवश्यकता है। और साथ में जो पारंपरिक चिकित्सा का नॉलेज है वो स्थानीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के पास है, उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें, उनके ज्ञान की सुरक्षा हो। अगर इसका फायदा होता है तो उस समुदाय को इसका फायदा होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके लिए डेटा गवर्नेंस एक नया कीवर्ड है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस आदिवासी समुदाय और स्थानीय समुदाय जिनके पास ये ज्ञान है उनको लाभ मिल सके, तो ये देखने की आवश्यकता है। भारत ने क्या कुछ इसमें पहल किया है, तो भारत का भी यहाँ प्रयास है। पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भारत ने बनाया, जो आयुष प्रणाली में विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली हैं उस ज्ञान को डिजिटलीकरण करना। एक बार जब डिजिटलीकरण हो जाएगा तो कोई उस ज्ञान पे पेटेंट नहीं ले पाएगा कि मैंने ये खोज किया है। ये अमेरिका में बार बार प्रयास किया गया कि हल्दी पे पेटेंट ले लें, लेकिन भारत में आप पता है कि आयुर्वेद में हल्दी कितना बड़े स्तर पे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। इसके अलावा भारत ने आयुष ग्रिड 2018 में लॉन्च किया। ये पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक केंद्रीय डिजिटल मंच है। इस केंद्रीय डिजिटल मंच दो पहल शुरू किया गया, आयुष स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और सही पोर्टल। इसके अलावा नमस्ते पोर्टल शुरू किया गया। ये नमस्ते पोर्टल पारंपरिक चिकित्सा सेवा के संबंध में समर्पित पोर्टल है। आयुष रिसर्च पोर्टल प्रारंभ किया गया। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप और योग लोकेटर मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया। इसके अलावा एक शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत पार्टिसिपेट किया, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो एआई के संदर्भ में जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो अंतराल है, सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो अंतराल है उसको समाप्त करना, कि एआई जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं और व्यवहार में कहाँ पे पहुंच रहा है, तो अभी भी गैप बना हुआ है, उस गैप को समाप्त करना, इसका भी समर्थन भारत करता है। तो ये पारंपरिक चिकित्सा में बड़ा योगदान देगा। तो इस प्रकार के पहल किए गए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने विभिन्न प्रकार के पहल और योजना बताई है, उस सब आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उस पर चलेंगे। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ज़्यादा अच्छा इसके लिए वर्ड है। ये चर्चा में क्या है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति है जिसको SCNBWL कहते हैं। इसने जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसका एक दिशा निर्देश था इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में, वो दिशा निर्देश को संशोधित करने के लिए अनुशंसा किया है। ये दिशा निर्देश मुख्य रूप से क्या था, मैं शॉर्ट में पहले बता दूं। जो संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर आपका नेशनल पार्क्स है, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये संरक्षित क्षेत्र से 10 किलोमीटर चौड़ाई में ESZ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाने का दिशा निर्देश है। 10 किलोमीटर चौड़ाई। अब देश में हर जगह जो संरक्षित क्षेत्र है, बिहार में भी मान लो या फिर इधर केरल में 10 किलोमीटर, हिमाचल में भी वही रूल होगा, 10 किलोमीटर का आपका चौड़ाई का ESZ बनाना होगा। लेकिन
पूरा ये टॉप टू बॉटम अप्रोच माना जाता है कि एक नियम बना दिए और उस राज्य का, उस स्थल का आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या विशेषता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में 65% भूमि या तो संरक्षित क्षेत्र है, वन भूमि है, उसमें 10 किलोमीटर का आप चौड़ाई का पट्टी बनाते हो जो ESZ है, जहाँ पे विकास कार्रवाई में, विकास की गतिविधि में कुछ ना कुछ प्रतिबंध होगा, विनियमन होगा, तो उस राज्य का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो अस्थाई समिति ने कहा कि भाई इस समय आ गया है, इस दिशा निर्देश में संशोधन कीजिए। ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, इसकी उत्पत्ति आई कहाँ से? तो सबसे पहले समझिए कि वन जीव संरक्षण रणनीति बनाई गई थी 2002 में, उसमें इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, और जब 2002 में प्रस्तुत किया गया तो बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में बनाई गई। इस नीति में ESA को, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को परिभाषित किया गया और बोला गया कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ये पर्यावरणीय रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, संसाधन इसके बहुमूल्य हैं, इसके मूल्य अतुलनीय है। ये भू क्षेत्र, वन जीवन, जैव विविधता, ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य के संरक्षण के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो संरक्षित क्षेत्र है और उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर रेडियस का आप बना रहे हो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये बफर जोन की तरह काम करे। जो मुख्य एरिया है जहाँ पे आबादी रह रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट संरक्षित क्षेत्र पे ना पड़े, तो एक संक्रमण क्षेत्र पड़े, एक संक्रमण क्षेत्र बने। और कुछ अगर यहाँ पे विकट स्थिति आती है तो ये जो क्षेत्र है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, ताकि जो संरक्षित क्षेत्र है इस पे नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े। यही इसका उद्देश्य है। उसके बाद इसका जो सीमांकन, तो सीमांकन के लिए अधिसूचना जारी करना पड़ता है किसी न किसी कानून के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये अधिसूचना जारी किया गया कि विभिन्न राज्य सरकार ये सीमांकन करे। राज्य सरकार को ये भी बोला गया कि भाई आपको, अच्छा इससे पहले एक चीज और ये मिला, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ था इस संदर्भ में कि जो 10 किलोमीटर का जो चौड़ाई है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बहुत सारे राज्यों में व्यवहार्य नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप वो चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसी चौड़ाई में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई और अभी ये चीज़ आपको अनुशंसा आया है। तो 2011 में इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया। साथ में विभिन्न राज्य सरकार को ये भी बोला गया कि आप ESZ के संदर्भ में क्षेत्रीय मास्टर प्लान बनाइए। अगर वहाँ पर्यटन को परमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए पर्यटन मास्टर प्लान बनाइए और वहाँ पे जो विरासत स्थल है उस सब की सूची तैयार कीजिए। साथ में किसी का विस्थापन नहीं होना चाहिए। इसी दिशा निर्देश में ये चीज़ दिया गया था। ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, मैंने जैसे कहा कि ये संरक्षित क्षेत्र है और इससे 10 किलोमीटर के चौड़ाई में ESZ बनाने का प्रावधान किया गया। यहाँ पे कौन कौन सी गतिविधि की जा सकती है उस संदर्भ में दिशा निर्देश 2011 में था। क्या क्या की जा सकती है, आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में कुछ कार्य प्रतिबंधित हैं, बैंड हैं, आप नहीं कर सकते हैं। क्या? कोई व्यावसायिक खनन नहीं कर सकते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में आरा मिलों की स्थापना, लकड़ी चीरने वाले मिलों की स्थापना नहीं की जा सकती है। जो जलवायु, सौर या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है ऐसा कोई उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हो। बड़ी जल विद्युत परियोजना नहीं आप स्थापित कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा जैव विविधता का हानि होगा। यही नहीं, कुछ पर्यटन गतिविधियां जहां पे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसके ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है पर्यटन के लिए, या फिर गर्म गुब्बारे जा रहे हैं, वो सब भी आप नहीं कर सकते हो।
लेकिन कुछ गतिविधि ऐसा है जिसको रेगुलेशन के साथ अनुमति दी गई है। इसमें रेगुलेशन जरूरी है लेकिन वो किया जा सकता है। वो है वृक्षों की कटाई की जा सकती है, कृषि प्रणाली में कोई व्यापक बदलाव करना है, गेहूं रोपा जा रहा है लेकिन वहाँ आप केला रोपना है, तो कृषि प्रणाली में व्यापक बदलाव करना है तो रेगुलेशन के साथ वो बदलाव किया जा सकता है। बिजली का तार बिछाना है तो वो भी रेगुलेशन के साथ किया जा सकता है। साइन बोर्ड होर्डिंग लगाना हो या होटल की स्थापना। याद रखिए, पर्यटन पूरी तरीके से बैन्ड नहीं है। आप छोटे मोटे होटल स्थापित कर सकते हैं लेकिन ये इस क्षेत्र से आप हवाई जहाज, छोटे हवाई जहाज या फिर गर्म गुब्बारे ये सब पर्यटन के लिए नहीं उड़ा सकते हैं। प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। रात में जो वाहन की आवाजाही है उस क्षेत्र से किया जा सकता है लेकिन रेगुलेशन के साथ। नॉर्मल क्षेत्र में भले ही आप 50, 60, 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, लेकिन इस क्षेत्र में अगर नियम है कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जाएंगे तो वो रेगुलेशन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें स्वीकृत हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, विनियमन नहीं है। जैसे कि वहाँ का कोई स्थानीय समुदाय है, वो कृषि करना चाहता है, बागवानी जैसी गतिविधि कर रहा है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कर सकता है। या फिर वर्षा जल संचयन करने का प्रावधान किया जा रहा है सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्र के द्वारा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्वीकृत गतिविधियां हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इको सेंसिटिव जोन में कौन कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित है, कौन स्वीकृत है। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। अब बड़े टॉपिक का आज का लास्ट टॉपिक ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एफजीडी सिस्टम मानदंडों में आसानी। ये एफजीडी क्या है? तो ये है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये जो फ्लू गैस है ये विद्युत संयंत्र जहाँ भी कोयला जलाया जाता है तो वो जो जीवाश्म ईंधन जलाया गया उसमें बहुत प्रकार के गैस निकलते हैं, उसमें से फ्लू गैस भी है। उस फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड अच्छा खासा उपलब्ध मात्रा में होता है। उसको कम करने का जो प्रयास है, जो गतिविधि है, वही डीसल्फराइजेशन कहा जाता है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसके मानदंड में को ढीला किया गया है, आसान किया गया है। क्या है इसमें? विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर यह आधारित है। ये विशेषज्ञ समिति प्रधानमंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं इनके द्वारा गठित की गई थी। इनका तर्क है कि क्यों ये जो शर्त है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का, उसके मानदंड को, उसके रेगुलेशन को क्यों ढीला किया गया है, आसान बनाया गया है। क्योंकि भारत में जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वायुमंडल में है तो प्रदूषक, तो इसका जो मात्रा है यह राष्ट्रीय औसत 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से काफ़ी नीचे है। ये मात्र 10-20 के बीच में है। साथ में भारत में कोयले में ऐसे भी सल्फर की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम रहती है और जो सल्फेट्स है ये वायुमंडल में जब जाता है तो उसका कुछ कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये एक प्रकार से वायुमंडल को शीतल करने का प्रयास करता है। साथ में वैसे आपको बता दूं, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का कहना है कि जो सल्फेट्स है नो डाउट तापमान वृद्धि को कम करता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ इसकी कमियां भी हैं। यह पूरी तरीके से सकारात्मक या नुकसान रहित इसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार का कहना है, वैज्ञानिक सलाहकार की जो समिति है उसका कहना है कि भाई इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। साथ में जब इस एफजीडी जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसके नॉर्म्स को आसान करेंगे तो जो हमारे जो विद्युत संयंत्र हैं उनकी लागत कम होगी। क्योंकि डीसल्फराइजेशन करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो इसकी स्थापना संबंधी उच्च लागत है, योग्य विक्रेता नहीं है, और यही नहीं बिजली की दर बढ़ जाती है क्योंकि बिजली बनाने में बहुत ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ती है और कोयला संयंत्र जो विद्युत संयंत्र है उसको डीसल्फराइजेशन भी करना है तो ओवरऑल बिजली की दर बढ़ जाती है। ये सब कारण से इसको मतलब शिथिल करने का या फिर हल्का करने का प्रयास नॉर्म्स को किया गया है। देखिए पहले ये देखिए
कि इसमें बोला गया कि भारत में 180 ताप विद्युत संयंत्र हैं, इसमें लगभग 600 इकाइयाँ हैं, इसमें 11% को श्रेणी ए, 11% को श्रेणी बी और 78% को श्रेणी सी में शामिल किया गया है। इसी जो आपको वैज्ञानिक सलाहकार की जो समिति है उसी की अनुशंसा में है। तो एफजीडी इंस्टॉलेशन को इस 11 श्रेणी ए के साथ अनिवार्य किया गया है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो कौन सा क्षेत्र है भाई? तो जो एनसीआर का क्षेत्र है उससे 10 एनसीआर का क्षेत्र प्लस 10 किलोमीटर का और उसका चौड़ाई, उस क्षेत्र में आपको एफजीडी लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना से 21 मिलियन मतलब 2 करोड़ से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, तो वो सब क्षेत्र में आपको लगाना पड़ेगा। यही नहीं, श्रेणी बी का जो है उसमें सशर्त एफजीडी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इसमें गंभीर रूप से जो प्रदूषित क्षेत्र हैं, जो सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र हैं या पिछले 5 वर्षों में नैक्स जो वायु गुणवत्ता बताता है उसमें नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस क्षेत्र में भी आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन 78% क्षेत्र मतलब 3/4 से अधिक जो ऐसे संयंत्र हैं उसमें एफजीडी इंस्टॉलेशन लगाना अनिवार्य नहीं है, छूट प्रदान कर दी गई है। अब जरा यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। पहले फ्लू गैस समझें। याद रखिए ये जो आपका पार्ट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लू गैस क्या है? तो ये फ्लू गैस जीवाश्म ईंधन के दहन से एक उत्पाद के रूप में निकलता है, जिसमें फ्लू गैस में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन से गैस होते हैं। तो फ्लू गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब प्रदूषक होते हैं। जो SO2 है उसका अम्लीय नेचर है, एसिडिक नेचर है ये SO2। तो एफजीडी जो होता है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, उसमें SO2 को टारगेट किया जाता है। चूंकि ये एसिडिक नेचर का होता है तो बेसिक नेचर का सब्सटेंस लाके उसमें मिक्स कराया जाता है तो उसको न्यूट्रल कर देता है। तो एक अम्लीय गैस है SO2, इसमें एफजीडी यूनिट में एक क्षारीय यौगिक से निष्क्रिय या इसको बेअसर करा दिया जाता है। तो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन एक स्क्रबिंग तकनीक है जिसमें फ्लू गैस से SO2 को हटाने के लिए क्षारीय अभिकर्मक, आमतौर पर सोडियम या कैल्शियम आधारित क्षारीय अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। जो SO2 है ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका शरीर पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्वसन संबंधी रोग इससे होने का चांस बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस जो है SO2 के कारण ही होता है। पर्यावरण में अम्लीय वर्षा के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार ये गैस है। SO2 का सबसे प्रमुख स्रोत बिजली संयंत्र और अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं जहां जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, और औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे अयस्क से धातु निकालना, इन सब चीज़ों से भी SO2 निकलता है। तो अब जो सरकार का जो नॉर्म्स आया है तो एफजीडी यूनिट को विद्युत संयंत्र के साथ हर जगह कंपलसरी नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। 78% ऐसे संयंत्र हैं जिनको छूट प्रदान कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों में सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, आपको पता होगा कि अभी राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया। ये मनोनयन जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है कि जिसको मन उसको मनोनीत कर दिया, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल 238 निर्वाचित सदस्य होंगे और 12 मनोनीत सदस्य होंगे। और ये मनोनीत सदस्य के संदर्भ में आर्टिकल 80 में ही क्लॉज 3 में बताया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे जो या तो साहित्य से हैं, या विज्ञान के क्षेत्र से हैं, या कला के क्षेत्र से हैं, या समाज सेवा के क्षेत्र से हैं। तो इसमें विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों को ही मनोनयन होगा। तो इसमें मंत्रालय की क्या भूमिका होती है? इसमें भले ही मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है, लेकिन वो
गृह मंत्रालय इसका देखता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत राज्यसभा में नामांकन की जो प्रक्रिया होती है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। राष्ट्रपति जब मनोनयन कर देते हैं तो गृह मंत्रालय इसकी अधिसूचना जारी कर देता है। कोर्ट का फैसला इस संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। 2012 में सचिन तेंदुलकर का जो मनोनयन हुआ था उस संदर्भ में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने वो सचिन तेंदुलकर के जो मनोनयन था उसको सही ठहराया। केस को याद रखना जरूरी है। राम गोपाल सिंह सिसोदिया बनाम भारत संघ मामला 2012 का मामला है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेदर डेरिवेटिव। इकोनॉमी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वेदर डेरिवेटिव। बेसिकली चर्चा में इसलिए है कि भारत जल्दी ही वेदर डेरिवेटिव शुरू करने जा रहा है। यह NCDEX जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड है और IMD है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, वो दोनों मिलके वर्षा से जुड़ा जो जोखिम है उसको कम करने के लिए आधारित इसी जोखिम वर्षा से जुड़े जोखिम के आधार पर वेदर डेरिवेटिव उत्पाद शुरुआत कर रहा है। ये जो वित्तीय साधन है, ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो किसान को या फिर उससे संबंधित जो भी लोग जो काम करते हैं उनको अनियमित वर्षा हो या हीट वेव हो या मौसम के कोई असामयिक बदलाव हो, कोई आपदा हो, इस ऐसी स्थिति, तो उसमें सुरक्षा वित्तीय नुकसान से बचाव करेगा, वित्तीय जोखिम से बचाव करेगा। ये IMD का जो डेटा है वर्षा आधारित बहुत सारा मौसम संबंधित डेटा है उससे जोड़ा जाएगा इस डेरिवेटिव्स को। इसको जो वेदर डेरिवेटिव्स क्या है, तो जो नॉर्मल डेरिवेटिव्स होता है वह वित्तीय संपत्ति इंडेक्स या शेयर पे आधारित होता है। लेकिन वेदर डेरिवेटिव्स आपको मौसम के जो मानक हैं जैसे वर्षा, तापमान, इन पे निर्भर करते हैं, उससे संबंधित होते हैं। ये डेरिवेटिव्स का कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसको अपूर्ण डेरिवेटिव कहा जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तर पे ऐसे डेरिवेटिव्स 1990 के दशक में शुरू हो गए थे, लेकिन भारत के संदर्भ में ये पहला बार है जब ये कदम उठाया गया है, वेदर डेरिवेटिव्स प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपको मेंस में कभी नहीं पूछेगा, याद रखिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंस टेक के संदर्भ में अर्बोवायरल रोग। अभी WHO ने अर्बोवायरल रोग से निपटने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसी के संदर्भ में है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि अर्बोवायरल रोग क्या है। तो अर्बोवायरल रोग ऐसे रोग हैं जो मुख्य रूप से मच्छर के द्वारा होते हैं। वो मच्छर एडीज मच्छरों के माध्यम से फैलते हैं। इसमें आपको डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका है, पीत ज्वार है, ये सब आपका जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी हैं वो अर्बोवायरल रोग कहलाता है। WHO को कहना है कि जो समय के साथ बड़े स्तर पे दुनिया में जलवायु परिवर्तन तीव्र हुआ है, आपदाएं बढ़ी हैं, शहरीकरण, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही बढ़ी है, जिस कारण से दुनिया में 5.5 अरब से अधिक लोग इस 5.5 अरब से अधिक लोग इस बीमारी के प्रति संवेद्य हैं, वो जोखिम में हैं। ये बीमारी का जो प्रारंभिक लक्षण है वो अर्बो वायरल रोग का वो बिल्कुल सेम होता है। बहुत बार तो ये मतलब पता लगाना कि कौन सा डेंगू है, कौन चिकनगुनिया है, बड़ा टफ होता है, इसलिए और ज़्यादा कठिन हो जाता है इससे बचाव। तो यह प्रारंभिक लक्षण समान होते हैं, कुछ क्षेत्र में एक साथ ये दोनों बीमारी हो सकता है, इसलिए क्लिनिकल परीक्षण इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। तो WHO ने जोर दिया है कि इसके लगातार बढ़ते प्रकोप, इनकी गंभीरता, व्यापकता को देखते हुए एकीकृत क्लिनिकल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जहाँ पे जो प्रारंभिक जो इसमें इंफॉर्मेशन है उस पर और अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार गलत दवा चल गया तो ये बीमारी आगे जानलेवा हो सकता है। तो एकीकृत
क्लिनिकल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अर्बोवायरल रोग क्या है, उसके एग्जाम्पल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है सुपर अर्थ के संदर्भ में साइंस टेक से रिलेटेड है। अभी नासा का एक सैटेलाइट है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसके डेटा को उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने एक सुपर अर्थ को खोजा है। इसका नाम है TOI 1846। नाम आपको मतलब रट्टा नहीं मारना है, बस ध्यान में रखना है। ये सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी के आकार से लगभग 2 गुना है और पृथ्वी से 154 लाइट ईयर दूर है, जो एक लाल बौना तारा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये सुपर अर्थ जो है, यहाँ पे जल की संभावना व्यक्त की गई है। अब जरा सुपर अर्थ के संदर्भ में समझें। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि सुपर अर्थ क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो हमारे सौर मंडल के बाहर के जो ये है ग्रह हैं, वो ग्रह जो सौर मंडल से बाहर स्थित हैं, मतलब एक्सोप्लैनेट हैं, साथ में इनका जो आकार और द्रव्यमान के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। ये आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से बड़े होते हैं, आकार में लगभग 2 गुना तक, और उससे अधिक भारी पृथ्वी से 10 गुना तक हो सकते हैं। लेकिन वो अपने द्रव्यमान में नेपच्यून से, जो सौरमंडल का ग्रह है नेपच्यून, उससे हल्के होते हैं। तो सुपर अर्थ क्या है? सुपर अर्थ भाई एक्सोप्लैनेट है, हमारे सौरमंडल से बाहर के प्लैनेट हैं, जो आकार में पृथ्वी से 2 गुना तक हो सकते हैं और भारीपन में पृथ्वी से 10 गुना तक हो सकते हैं। लेकिन द्रव्यमान में, जो भारीपन में, इससे नेपच्यून से हल्के हैं। इनकी प्रकृति अनिश्चित होती है। सुपर अर्थ सौरमंडल के किसी भी ग्रह के समान नहीं, और इनकी वास्तविक संरचना अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि बहुत दूर पे हैं। बड़े सुपर अर्थ को कभी कभी सब नेपच्यून या मिनी नेपच्यून भी कहा जाता है। इसको अलग नाम सब नेपच्यून या मिनी नेपच्यून भी कहा जाता है। तो प्रीलिम्स में बस यही पूछेगा, सुपर अर्थ क्या है? एक्सोप्लैनेट, हमारे सौरमंडल से बाहर के प्लैनेट एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी भारत का जो भारतीय उर्वरक कंपनी ने सऊदी अरब के साथ समझौता करके भारत को अगले 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष कम से कम 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डैप की उपलब्धता आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ये डैप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डैप में डाई अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फोरस तो होगा ही, और अमोनिया जो है नाइट्रोजन से बनता है, तो भाई नाइट्रोजन तो होगा ही। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से बना होता है डैप। इसमें फसल का नया उत्तक डेवलप करना हो या फिर वो फसल में प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना हो, इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डैप विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है, क्योंकि बहुत अधिक घुलनशील होता है और मृदा में जल्दी घुल जाता है। भारत कृषि क्षेत्र में विश्व में सबसे अधिक डैप का उपभोग करता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी अभी चल रही है, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, इसके योजना के तहत PNK उर्वरकों में डैप पर पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक निश्चित सब्सिडी दी जाती है। इसमें डैप का अन्य उपयोग क्या है? कुछ जिसको अग्निरोधी है, फायर रिटार्डेंट के रूप में यूज होता है, और मेटल फिनिशिंग उद्योग में भी इसका उपयोग डैप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नैनो उर्वरक और बायो सिमुलेट्स, इस पे चर्चा में है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों से यह आग्रह किए हैं कि अपने किसानों को जबरन नैनो उर्वरक और बायो स्टिमुलेट्स की बिक्री बंद कीजिए। तो
अब यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नैनो उर्वरक क्या है। तो नैनो उर्वरक है कि ऐसे पोषक तत्व जो 100 नैनोमीटर या उससे कम आकार के नैनो मटेरियल में लेप दिए जाते हैं, तो इसको नैनो उर्वरक कहते हैं। नैनो पार्टिकल्स के उपयोग से क्या होता है कि पोषक तत्वों की नियंत्रित निकासी संभव होती है, जिससे उसकी दक्षता बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पोषक तत्व की बर्बादी कम होती है, कम उर्वरक में ही ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल हो सकता है। बायो स्टिमुलेट्स क्या है? ये ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। ये सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिन्हें पौधों या उनके जड़ क्षेत्र को बोलते हैं राइजोस्फीयर, इसमें डाला जाता है ताकि पौधे की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जा सके और इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार हो और पोषक तत्व की मात्रा, जो आपका यह प्रभाव पोषक तत्व की मात्रा से स्वतंत्र होता है कि कितना पोषक तत्व आप डालते हो, उससे स्वतंत्र होता है। तो पौधे के जड़ में डाला जाता है तो उसका जो पौधे का जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। नाम भी है स्टिमुलेट करता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख बायो स्टिमुलेट्स कौन कौन से हैं। ह्यूमिक एसिड, सीवीड से प्राप्त अर्क, तरल खाद्य कंपोस्ट, लाभकारी बैक्टीरिया और कवक, ये स्टिमुलेट्स के रूप में काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, उच्च मात्रा में नमक सेवन से महामारी को आमंत्रण। जब ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अनुसार भारत में जो बहुत ज़्यादा अधिक नमक खाने की आदत बन गई है, यह महामारी को दस्तक दे रहा है। बहुत सारी ऐसी मुख्य महामारियां हैं जो नमक खाने के कारण होता है। अब देखेंगे क्या है। तो ये डेटा है कि भारत में प्रति व्यक्ति, शहर में रहने वाला भारतीय प्रतिदिन 9.2 ग्राम नमक खाता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 5.6 ग्राम नमक खाता है, जबकि WHO का कहना है कि ये मैक्सिमम 5 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए, उससे बहुत ऊपर है। गांव में तो चलो 5.6, शहर में कितना ज़्यादा है। और इसका नमक का अत्यधिक सेवन करने से जो कुछ बीमारियों का आमंत्रण होता है, उसमें हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हृदय रोग, किडनी संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर क्या समाधान हो सकता है? एक संभावित समाधान ये है कि लो सोडियम नमक विकल्प को अपनाया जा सकता है। इसमें सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम या मैग्नीज से बदला जाता है। तो लो सोडियम युक्त नमक ज़्यादा फायदेमंद है। और इसमें कुछ पहल जो नमक के उपयोग को कम करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है। इसमें ICMR की कम्युनिटी लेड सॉल्ट रिडक्शन पहल और साथ में पिंच फॉर अ चेंज हैशटैग के साथ सोशल मीडिया अभियान भी नमक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान के रूप में शुरू किया गया है। पिंच फॉर अ चेंज। अब एक स्थान के संदर्भ में जानकारी है, न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस का ये क्षेत्र है। इसको फ्रांस अधिक स्वायत्तता देने के लिए राजी हो गया है, समझौता किया है। इसके समझौता के अनुसार न्यू कैलेडोनिया को अ स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया नाम से जाना जाएगा, जो फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर ही अर्ध स्वायत्ता प्रशांत क्षेत्र होगा। अर्ध मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होगा, फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत ही होगा, लेकिन कुछ स्वायत्ता उसको मिलेगी। ये न्यू कैलेडोनिया है कहाँ? तो न्यू कैलेडोनिया मैप में देखिए तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पपुआ न्यू गिनी है और यहाँ आपका न्यूजीलैंड है। तो ये प्रशांत क्षेत्र में न्यू कैलेडोनिया है। ये सोलोमोस आइलैंड के नीचे है या ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। प्रीलिम्स में ऐसे स्थान पूछे जाते हैं। न्यू कैलेडोनिया या फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र में आता है। 1840 के दशक में यूरोपीय वहाँ गए, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाए, लेकिन इस पे 1853 में फ्रांस का कब्जा हो गया
वर्तमान में वहाँ के जो मूल निवासी है देशज लोग हैं उनको कनक समुदाय कहा जाता है, और वहाँ जो यूरोपीय निवासी हैं उनके बीच में स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर गहरा मतभेद है। तो उसी संदर्भ में ये चर्चा में है। अब एक प्लेस इन न्यूज़ है सिंगापुर के बारे में, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री अभी सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर के बारे में जान ले। इसकी भौगोलिक स्थिति मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पे है। याद रखिए कि जो आप आसियान देश कहते हैं जिसमें 10 देश हैं उसमें सिंगापुर भी है। तो मलय जो मलेशिया जो एक प्रायद्वीप है उसके जस्ट नीचे है। यह एक शहरी देश है, एक ही शहर है और वो देश भी है। यह मुख्य द्वीप एक है और साथ में 60 बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिसको आइसलेट्स कहते हैं। उत्तर में जोहोर जल स्ट्रेट है, इसको जो मलय प्रायद्वीप ये हुआ और ये सिंगापुर हुआ, ये आपका जोहोर स्ट्रेट हुआ, जोहोर स्ट्रेट से अलग है। और सिंगापुर में इधर आपका इंडोनेशिया है, तो इससे सिंगापुर स्ट्रेट से अलग है। इस पूरे स्ट्रेट को मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का एक चोक पॉइंट बोला जाता है। जो चाइना के संदर्भ में हमेशा शब्द आता है मलक्का डिलेमा, क्योंकि सिंगापुर पूरा अमेरिका के साथ है। एक तरह से ये मलक्का स्ट्रेट पे अमेरिका का कंट्रोल है। तो ये आपके सारे टॉपिक्स थे। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आना शुरू हो गया होगा। 5-6 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उस सवालों को देखें, अच्छे से करें। आप अपने जो आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपके आंसर्स को हम लोग पढ़ते हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।